ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का थर्ड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड, डैम्प्ड ऑसिलेशंस पढ़ेंगे और इसके साथ हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कि ये किस डिस्प्लेसमेंट पर एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन, व्हाट इज वाइब्रेशन? वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल गोल चक्कर को। सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी वाइब्रेटिंग बॉडी का एक मुकम्मल गोल चक्कर को हम वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, किस तरह? आपको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में तीन स्टेट्स होते हैं, एक मीन पोजीशन वाली और दो एक्सट्रीम पोजीशन वाली। ठीक है, अब मान लो कि बॉडी मीन पोजीशन से एक एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है और इस एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन की तरफ आता है। इस मीन पोजीशन से वापस ये दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर जाएगा। अब इस एक्सट्रीम पोजीशन से ये वापस मीन पोजीशन की तरफ जाएगा। अब देखो, एक कंप्लीट एक राउंड ट्रिप है, जिस पॉइंट से चला गया था वापस उसी पॉइंट पर बॉडी आया। अब ऐसे एक मुकम्मल चक्कर को हम वन वाइब्रेशन कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट से बॉडी चला जाए वापस उसी पॉइंट पर आ जाए, तो ऐसे एक मुकम्मल चक्कर को हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। इस मीन पोजीशन से बॉडी चला गया था और वापस उसी मीन पोजीशन पर आया, तो इसने एक गोल चक्कर मुकम्मल किया ऐसा। ठीक है, तो इस एक कंप्लीट राउंड ट्रिप को हम एक वाइब्रेशन कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइम पीरियड, जिसको हम कैपिटल टी से डिनोट करते हैं। ये है टाइम पीरियड। ये क्या है? ये है टाइम, टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम रिक्वायर्ड, टोटल टाइम रिक्वायर्ड। किसके लिए रिक्वायर्ड है ये टाइम? टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए जितना टाइम लग जाए उसे हम टाइम पीरियड कहते हैं। इस एक वाइब्रेशन को मुकम्मल करने के लिए बॉडी जितना टाइम लेता है उस टाइम को हम टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, मान लो ये एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है और ये एक चक्कर, एक ट्रिप मुकम्मल करने के लिए लेता है 2 सेकेंड्स। अब एक ट्रिप मुकम्मल करने के लिए 2 सेकेंड लेता है, तो इसका मतलब है कि इसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है। ठीक है, यूनिट इसका सेकेंड है। मान लो कोई दूसरा वाइब्रेटिंग सिस्टम है, वो एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 3 सेकेंड लेता है, तो दूसरे वाले वाइब्रेटिंग सिस्टम का टाइम पीरियड क्या हो गया? 3 सेकेंड। ठीक है, वो एक ट्रिप को मुकम्मल करने के लिए 3 सेकेंड लेता है, तो उसका टाइम पीरियड 3 सेकेंड हो गया। ठीक है, टाइम पीरियड का फार्मूला क्या है? टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम अपॉन नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फार्मूला है। टोटल टाइम कितना टाइम लिया है और कितने वाइब्रेशन किए हैं। ठीक है, तो ये इसको टोटल टाइम को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास उस वाइब्रेटिंग सिस्टम का टाइम पीरियड निकल आएगा। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी को पढ़ते हैं। ठीक है, ये टाइम पीरियड का फार्मूला नोट कर सकते हो आप। फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी बिल्कुल टाइम पीरियड का उलट है। ठीक है, बिल्कुल टाइम पीरियड का उलट है। क्या है फ्रीक्वेंसी? ये है नंबर ऑफ वाइब्रेशन, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीट करता है एक वाइब्रेटिंग बॉडी, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस वाइब्रेटिंग सिस्टम का।
जैसे मान लो एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है और वो बॉडी 100 यानी 100 रोटेशंस या वाइब्रेशंस 100 वाइब्रेशंस मुकम्मल करता है 1 सेकेंड में। तो अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 100, ठीक है। कितने वाइब्रेशन 1 सेकेंड में मुकम्मल करता है, 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, वो है फ्रीक्वेंसी। अब मानो कोई दूसरा वाइब्रेटिंग सिस्टम है और वो 150 वाइब्रेशंस 1 सेकेंड में मुकम्मल करता है, तो उस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी है 150 वाइब्रेशन पर सेकेंड। यानी इसका यूनिट क्या है, पहले हम इसका फार्मूला देखते हैं। फार्मूला क्या है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, कितने वाइब्रेशंस मुकम्मल किए हैं बॉडी ने, अपॉन टोटल टाइम। इसका यूनिट क्या है, यूनिट देखते हैं। यूनिट है वाइब्रेशंस पर सेकेंड, ये इसका यूनिट है, ठीक है। जिस तरह इसका 100 वाइब्रेशन 1 सेकेंड में मुकम्मल किया है, तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड। इस तरह इस सिस्टम का फ्रीक्वेंसी 150 वाइब्रेशंस पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 150 वाइब्रेशंस, 1 सेकेंड में 100 वाइब्रेशंस, और इसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यूनिट इस वाइब्रेशन पर सेकेंड को हम एक नाम देते हैं हर्ट्ज। हम बार बार ऐसा नहीं कहेंगे कि 100 वाइब्रेशंस पर सेकेंड या 200 वाइब्रेशन पर सेकेंड, हम सिंपली कहेंगे 100 हर्ट्ज। पर हम समझ जाएंगे कि हर्ट्ज का मतलब क्या है, वाइब्रेशंस पर सेकेंड। यह हर्ट्ज एक साइंटिस्ट का नाम है और कुछ नहीं, और वाइब्रेशन पर सेकेंड को हमने हर्ट्ज का नाम दिया। इसके बाद हम देखते हैं एम्पलीट्यूड क्या है। अब आप 1 मिनट ये देख सकते हो कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उलट है। टाइम पीरियड कहता है कि कितने टाइम में एक वाइब्रेशन मुकम्मल करता है, और फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि कितने वाइब्रेशन 1 सेकेंड में मुकम्मल होता है। तो ये एक दूसरे के उलट है। हम इस तरह लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाई टाइम पीरियड, ठीक है। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, और यहाँ से एफ और टी का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है, ये भी नोट करो एमसीक्यूज के तौर पर। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का हमेशा प्रोडक्ट 1 ही आता है। इसके बाद हम एम्पलीट्यूड पढ़ते हैं कि व्हाट इज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड इसको हम ए से डिनोट करते हैं। एम्पलीट्यूड क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from the mean position, अब इस सिस्टम में आप देखो, ये एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है, मीन पोजीशन है, 2 एक्सट्रीम पोजीशन में। तो मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, बॉडी ने मैक्सिमम कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये एक्सट्रीम पोजीशन तक, ठीक है। ये दो इस बॉडी का एम्पलीट्यूड है, ठीक है। मैक्सिमम कितना, मीन पोजीशन से बॉडी मैक्सिमम कितना जाता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं, और इसको ए से डिनोट करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हम एक वेव डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। आपने ये डायग्राम अक्सर देखा होगा, ये वाला। अब इधर हम टाइम लेते हैं एक्स एक्सिस पर, इस तरफ हम जाते हैं तो टाइम कवर हो रहा है, और इस तरफ वाई एक्सिस में ऊपर नीचे जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट डेफिनेटली ये डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से। अब डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर ज़ीरो है, यहाँ पर इस पूरे लेम पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, ठीक है। ऊपर जाएंगे डिस्प्लेसमेंट
बढ़ जाएगा, नीचे आएंगे डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाएगा। लेकिन इस लाइन पे डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल ज़ीरो है, इस लाइन पे बॉडी बिल्कुल मीन पोजीशन पर है। ठीक है, ऊपर जाएंगे, मान लो इस तरफ 2 सेंटीमीटर हो गया, इधर 3 सेंटीमीटर हो गया और इधर 4 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो है। और इसी तरह ये -2, -3, -4 और ये टाइम है, मान लो ये 2 सेकंड, ये 4 सेकंड, 6 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और ये है 12 सेकंड। इस तरफ टाइम कवर और इस तरफ डिस्प्लेसमेंट। अब बॉडी मैक्सिमम कितना गया है, मीन पोजीशन से बॉडी मैक्सिमम कितना डिस्प्लेस हुआ है? मैक्सिमम मेरे ख्याल में इतना डिस्प्लेस हुआ है, यहाँ मीन पोजीशन से यहाँ तक, यानी कि 4 सेंटीमीटर ये मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है। इधर भी आप देख सकते हो 4 सेंटीमीटर मैक्सिमम डिस्प्लेस हुआ है। ठीक है, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं? एम्पलीट्यूड। इसके बाद वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है? एक कंप्लीट चक्कर को, ये है, ये मीन पोजीशन है, मीन पोजीशन से चला गया एक्सट्रीम पोजीशन पे और एक्सट्रीम से वापस मीन पोजीशन पे, मीन से दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन पर और दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पर। तो एक कंप्लीट राउंड ट्रिप मुकम्मल हो गया यहाँ से यहाँ तक। तो ये एक वाइब्रेशन है और इसमें टोटल कितने वाइब्रेशन है? एक, यहाँ तक एक वाइब्रेशन और फिर दूसरा वाइब्रेशन और 3 वाइब्रेशन, ये ठीक है, 3 वाइब्रेशन हुए हैं। और एम्पलीट्यूड आप देख रहे हो कि 4 सेंटीमीटर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। और इसके बाद टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि टाइम, टोटल टाइम अपॉन वाइब्रेशंस, टोटल वाइब्रेशंस। ठीक है, टोटल टाइम कितना लिया है? 12 सेकेंड्स और वाइब्रेशंस कितने हैं? 3। तो डेफिनेटली 4 सेकेंड इसका टाइम पीरियड है। इसका मतलब है 4 सेकेंड का कि एक चक्कर मुकम्मल करने में 4 सेकेंड लगता है इस वाइब्रेटिंग सिस्टम को। ठीक है, तो यही इसका टाइम पीरियड है। देखो, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 4 सेकेंड, यहाँ से फिर देखो एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 4, 4 से 8 तक 4। ठीक है, अब इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशंस अपॉन टाइम। वाइब्रेशंस कितने हैं? 3 है और टाइम कितना है? टाइम 12 सेकेंड्स। तो यहाँ से आया 1/4, तो फ्रीक्वेंसी 1/4 हर्ट्स है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितना है? 1/4 हर्ट्स। अब इसको भी टाइम पीरियड को भी उल्टा लिखो, 4 को उल्टा 1/4। ठीक है, ये इसका रेसिप्रोकल है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल लिखो 1/4। तो फ्रीक्वेंसी 1/4 हर्ट्ज है। इसका 1/4 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि एक सेकंड में वो 1/4 वाइब्रेशन मुकम्मल करते हैं। देखो, यहाँ तक 2 सेकंड है तो इसके बिल्कुल बीच यानी मिड पॉइंट पर ये 1 सेकंड है, यानी 1 सेकंड में वो 1/4 वाइब्रेशन मुकम्मल करता है और यही इसकी फ्रिक्वेंसी है। ठीक है, इसके बाद वाइब्रेशन हो गया, टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, ये सब हो गए। उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। ये दो एक दूसरे के उलट है, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी। टाइम ऊपर है, वाइब्रेशन नीचे है, वाइब्रेशन ऊपर है, टाइम नीचे है। ठीक है, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। आप इसको F1/T भी लिख सकते हो या T1/F भी लिख सकते हो, इन दोनों को आप लिख सकते हो। ठीक हो, कोई भी यूज़ कर सकते हो। फ्रिक्वेंसी दिया हो तो टाइम पीरियड मालूम कर सकते हो, टाइम पीरियड दिया हो तो फ्रिक्वेंसी मालूम कर सकते हो। इसके बाद हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं जो है डैम्प्ड ऑसिलेशंस। अच्छा, डैम्प्ड ऑसिलेशंस को समझने के लिए आपको आइडियल ऑसिलेशन भी समझना होगा। इन दोनों को कंपेयर करते हैं तब टॉपिक का फील आएगा। यहाँ पे लिखते हैं आइडियल ऑसिलेशन, आइडियल ऑसिलेशंस, और यहाँ पे लिखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस। आइडियल ऑसिलेशन का मतलब है
कि ओसिलेशंस, ये ओसिलेशंस जो होते हैं ये इन द एब्सेंस ऑफ रेजिस्टिव फोर्स, अगर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो हम फिर कहेंगे कि ये ओसिलेशंस आइडियल ओसिलेशंस है। अगर रेजिस्टिव फोर्स मौजूद है, प्रेजेंट है, तो ऐसे ओसिलेशंस को फिर हम डैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। अब फर्क क्या है, ये जो आइडियल ओसिलेशन है ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ओसिलेट करता है, इनफाइनाइट टाइम, और ये फॉर अ शॉर्ट पीरियड, ये ओसिलेशन है फॉर अ शॉर्ट पीरियड। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लो ये एक सिंपल पेंडुलम है जो कि एक वाइब्रेटिंग सिस्टम है। यहाँ अगर एयर रेजिस्टेंस अगर यहाँ से आप एयर रेजिस्टेंस को रिमूव करो, एयर बिल्कुल रिमूव करो, एयर रेजिस्टेंस को ज़ीरो करो, तो फिर इस पेंडुलम को यहाँ से छोड़ने के बाद ये कभी नहीं रुकेगा, कभी भी नहीं रुकेगा, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए ये वाइब्रेट करेगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं है जो इस यानी इस सिंपल पेंडुलम को वापस मीन पोजीशन पर रुकाए। ठीक है, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए वाइब्रेट करेगा क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स यहाँ पे फिर नहीं है। अब अगर आप इसको एयर रेजिस्टेंस में वाइब्रेट करोगे, अगर एयर रेजिस्टेंस है तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, एयर रेजिस्टेंस है तो एयर रेजिस्टेंस क्या करेगा, इस सिंपल पेंडुलम को कुछ टाइम के बाद वापस मीन पोजीशन पर बिल्कुल स्टॉप करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये सिंपल पेंडुलम कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ये इनफाइनाइट टाइम के लिए वाइब्रेट करेगा क्योंकि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है जो इसको स्टॉप करे। यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस एज अ रेजिस्टिव फोर्स काम करेगा और मास एम को कुछ टाइम के बाद वापस मीन पोजीशन पर स्टॉप करेगा। ठीक है, ये डेली लाइफ में होता है। डेली लाइफ में हम जितने भी ऑसिलेशंस देखते हैं, जितने भी सिंपल हार्मोनिक मोशंस देखते हैं, वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस है, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स ज़रूर मौजूद होता है। जैसे कि मास स्प्रिंग सिस्टम में मास एम टेबल पर पड़ा है, तो उसको वाइब्रेट करने के बाद टेबल का जो फ्रिक्शन है वो वापस मास एम को मीन पोजीशन पर स्टॉप करेगा। लेकिन यहाँ आइडियल ऑसिलेशन डेली लाइफ में मौजूद नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एयर रेजिस्टेंस ना हो या कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो तो ये इनफाइनाइट टाइम के लिए वाइब्रेट करेगा। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक वाइब्रेटिंग सिस्टम या सिंपल हार्मोनिक मोशन में किस डिस्प्लेसमेंट पर इक्वल होता है। ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस वीडियो में दिया था, इसका आंसर अब मिलने वाला है। यानी हम ये दिखने वाला है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कब इक्वल होते हैं, यानी किस डिस्प्लेसमेंट पर इक्वल होते हैं। क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होता है और काइनेटिक एनर्जी जीरो, लेकिन मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो। लेकिन अब हम ये पता करने वाले हैं कि किस डिस्प्लेसमेंट पर ये दोनों इक्वल है। तो ये तो हमें दिया गया है कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। ये हम अब काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखो 1/2 mv², और यहाँ से 1/2 kx² पोटेंशियल एनर्जी का। x क्या है, मैंने बताया था कि x सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, फ्रॉम द मीन पोजीशन। 1/2 यहाँ से कैंसिल हो गए, बच गए mv² kx²। यहाँ से x² हम मालूम करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मालूम करते हैं कि मीन पोजीशन से कितने डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो x² यहाँ से mv² के नीचे आके डिवाइड होगा, यहाँ से दोनों तरफ अंडर रूट ले लो। ठीक है, u ये कैंसिल हो गए, यहाँ बच गया mv² अपॉन k। तो x की वैल्यू
यहाँ वी स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और वी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बच गया m/k। तो इस डिस्प्लेसमेंट पे जाके काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। वेलोसिटी का यहाँ एक अलग फार्मूला है इन टर्म्स ऑफ एम्पलीट्यूड में, ठीक है। तो उस लिहाज से ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे। यहाँ सिर्फ आप इतना नोट करो कि इस डिस्प्लेसमेंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होते हैं। तो इस लेक्चर के लास्ट में मैं कुछ क्वेश्चन और एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन दूंगा, आप उससे सॉल्व करने की कोशिश करें। इसके बाद जितने भी लेक्चर होंगे वो वेव्स के बारे में होंगे और इस तरह हम रिपल ट्यूब को भी पढ़ेंगे।